हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। शायद आज का वीडियो वही मोमेंट हो। वेलकम टू बुकपीडिया। आज हम बात करने वाले हैं वॉल्टर आइजैक्सन की लिखी हुई स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी के बारे में, जहां आपको मिलेगा सिंपल एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ इंसाइट्स और पावरफुल आइडियाज जो आपकी सोच बदल सकते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम उन कोर प्रिंसिपल्स को डिकोड करेंगे जिन्होंने एक छोटे से गराज स्टार्टअप को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दिया। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़े कॉन्ट्रडिक्शन को समझते हैं। क्या स्टीव जॉब्स सच में एक रूड और अब्रेसिव बॉस थे, या फिर एक ऐसे विजनरी स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर जिनका एक क्लियर विजन था? देखिए, जॉब्स नोटोरियसली डिमांडिंग थे और कभी-कभी अपने तरीकों में काफी रूथलेस लगते थे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने आसपास ऐसी इंटेंस लॉयल्टी इंस्पायर की और एक ऐसी कंपनी क्रिएट की जिसने लिटरली पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। ये कैसे हुआ? इस पूरी जर्नी को हम इन 6 मेन पॉइंट्स के थ्रू एनालाइज करेंगे। द इनोवेशन पैराडॉक्स, आर्ट और टेक्नोलॉजी का कनेक्शन, सिंप्लिसिटी के लिए उनका जुनून, द रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड, सिर्फ ए प्लेयर्स की टीम बनाना, और आखिर में एक ऐसी लेगेसी बिल्ड करना जो हमेशा रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द इनोवेशन पैराडॉक्स। वॉल्टर आइजैक्सन ने 2 साल तक करीब 40 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, फैमिली और फ्रेंड से बात की, और एक बहुत इंटरेस्टिंग सच्चाई सामने आई। जॉब्स का जो ब्रश और अब्रप्ट नेचर था ना, उनके जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंडर्ड्स थे, एक्चुअली वही वो चीज़ें थी जिन्होंने उनके प्रोडक्ट्स को इतना आउटस्टैंडिंग बनाया। वो परफेक्शन डिमांड करते थे, एक्सट्रीम तक जाते थे, और पता है इसका रिजल्ट क्या होता था? लोग अपना एब्सोल्यूट बेस्ट दे पाते थे, वो बेस्ट जो उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो दे सकते हैं। यहाँ से प्रैक्टिकल इंसाइट ये मिलती है कि कभी-कभी डिस्कम्फर्ट और इम्पॉसिबली हाई स्टैंडर्ड्स ही बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, आर्ट इंटरसेक्स विद टेक्नोलॉजी। ये पॉइंट बहुत ही क्रूशल है। जॉब्स का पूरा विश्वास था कि सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी बना लेना काफ़ी नहीं है। उनका मानना था कि ट्रू इनोवेशन तभी होती है जब टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट कनेक्शन लिबरल आर्ट्स और एस्थेटिक्स के साथ होता है। यानी एक प्रोडक्ट को सिर्फ फंक्शनल या यूजफुल नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको ब्यूटीफुल होना चाहिए, उसको ह्यूमन एक्सपीरियंस को एनहांस करना चाहिए। अपने काम में इसका एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। सिर्फ लॉजिक या फीचर्स पर ध्यान मत दीजिए, डिज़ाइन, फील और ह्यूमन इमोशन को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए। और इस बात को ये कोट ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है। जॉब्स ने कभी कंज्यूमर्स से नहीं पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि उनका कहना था कि लोगों को खुद नहीं पता होता जब तक आप उन्हें दिखा ना दो। वो मार्केट रिसर्च पे डिपेंड नहीं करते थे। उनका मेन फोकस उन चीज़ों को पढ़ने पर था जो अभी तक किसी पेज पर लिखी ही नहीं गई हैं। रियल लाइफ में इसका सबसे बड़ा इंसाइट ये है कि ट्रू विजनरीज ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, वो फ्यूचर को एंटिसिपेट करते हैं। तीसरा लेसन है द ऑब्सेशन विद सिंप्लिसिटी। एप्पल के पहले मार्केटिंग ब्रोशर पर एक लाइन लिखी थी, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। और ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल था जो उनकी हर एक डिवाइस में दिखता है। उन्होंने ऐसी डिवाइसेस बनाई जो कंप्लीटली इंट्यूटिव और सबके लिए एक्सेसिबल थीं। उनका फोकस सिर्फ रॉ पावर पर नहीं था, बल्कि डिजाइन की क्लैरिटी पर था, एकदम जेन लाइक अप्रोच। अब इस बात को प्रैक्टिकल टर्म्स में देखते हैं। जब हम एप्पल के सॉफ्टवेयर को दूसरी एप्लीकेशन से कंट्रास्ट करते हैं तो डिफरेंस बिल्कुल क्लियर दिखता है। एप्पल का फोकस हमेशा क्लीन और इंट्यूटिव डिजाइन पर रहा है, जबकि दूसरे सॉफ्टवेयर्स जैसे उस टाइम का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अक्सर बहुत सारे क्लटर्ड नेविगेशनल रिबन्स और इंट्रूसिव फीचर्स से भरे होते थे। इससे हमें एक बहुत क्लियर लेसन मिलता है कि परफेक्शन का मतलब और ज्यादा चीजें ऐड करना नहीं है, बल्कि अननेसेसरी क्लटर को रिमूव करना है। और यहाँ सबसे कमाल की बात पता है क्या थी? जॉब्स इन दोनों एक्सट्रीम्स को एक ही टाइम पर मैनेज कर सकते थे। एक तरफ उनका स्वीपिंग ग्रैंड विजन था, जैसे पर्सनल कंप्यूटर को एक डिजिटल हब बनाना या कंप्लीटली क्लाउड बेस्ड इंटीग्रेशन करना, और दूसरी तरफ उनका ऑब्सेशन इतने टाइनी डिटेल्स पर था, जैसे iMac के अंदर लगने वाले स्क्रूज का कलर कैसा होगा, वो स्क्रू जिसे शायद यूजर कभी देखने भी नहीं वाला था। एक ही इंसान में मैक्रो स्ट्रैटेजी और माइक्रो डिजाइन का ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को बहुत ही कम मिलता है। चौथा पॉइंट और शायद सबसे फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट, द रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कहा जाता था कि जॉब्स के आसपास एक रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड होता था। ये उनके अनवेवरिंग बिलीफ, पैशन और थोड़ी सी स्टबननेस का एक ऐसा मिक्स था जो लिटरली रियलिटी को बेंड कर देता था।
जब उन्हें लगता था कि कोई चीज़ होनी चाहिए तो इम्पॉसिबल जैसा कोई वर्ड उनके डिक्शनरी में था ही नहीं। वो परसीव्ड लिमिटेशंस को पुश करते थे और सबसे बड़ी बात, अपनी टीम को भी इस बात का यकीन दिला देते थे कि वो लोग असंभव को संभव कर सकते हैं। उनके डायरेक्ट और कभी-कभी हार्श वर्ड्स ही इस रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड के इंजन की तरह काम करते थे। ये कांस्टेंट पुश फॉर परफेक्शन ही था जिसकी वजह से उनकी टीम्स ऐसी चीज़ें अचीव कर पाईं जो उन्हें खुद लगता था कि वो कभी नहीं कर पाएंगे। वो एक काउंटर कल्चर रेबेल थे जो पूरी दुनिया के डिज़ायर्स को शेप कर रहे थे। हमारा 5वां प्रिंसिपल है कल्टिवेटिंग ओनली ए प्लेयर्स। यहाँ एक बहुत ही क्लियर और थोड़ी रूथलेस फिलॉसफी थी। जॉब्स मानते थे कि बेस्ट और एवरेज के बीच का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, अराउंड 30% का गैप। जो ए प्लेयर्स होते हैं यानी एब्सोल्यूट टॉप टियर टैलेंट, वो सिर्फ दूसरे एक्सेप्शनल लोगों के साथ ही काम करना चाहते हैं। अगर आप अपने आसपास बी या सी प्लेयर्स को टॉलरेट करने लगेंगे तो कंपनी का स्टैंडर्ड अपने आप गिरने लगता है और स्लोली बट श्योरली मीडियोक्रिटी आ जाती है। इसका प्रैक्टिकल टेक अवे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अपने आसपास का सर्कल हमेशा टॉप टियर और ड्रिवन लोगों का रखें। मीडियोक्रिटी से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना करें। और ये एक छोटा सा किस्सा ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि जॉब्स एग्जैक्टली किस तरह के ए प्लेयर एटीट्यूड को रिस्पेक्ट करते थे। जब लेजेंडरी लोगो डिजाइनर पॉल रैंड से जॉब्स ने अपने नए स्टार्टअप के लिए कुछ लोगो ऑप्शंस मांगे तो पॉल रैंड ने साफ साफ कह दिया, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और तुम मुझे पे करोगे। तुम्हें मेरा काम यूज करना है करो, नहीं करना मत करो, पर मैं ऑप्शंस नहीं दूंगा। जॉब्स को लोगों में ऐसी ही एक्सीलेंस, कन्विक्शन और अनकॉम्प्रोमाइजिंग नेचर पसंद था। और आखिर में हमारा 6वां पॉइंट, बिल्डिंग अ लास्टिंग लेगेसी। स्टीव जॉब्स का इम्पैक्ट सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर्स तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने जो किया वो एक्चुअली एक ग्लोबल कल्चरल रेवोल्यूशन था जिसने डायरेक्टली इंसान और मशीन्स के इंटरैक्ट करने के तरीके को हमेशा के लिए रीडिफाइन कर दिया। जरा उनकी सक्सेस का स्केल तो देखिए। अपने एंटायर करियर में उन्होंने पर्सनल कंप्यूटिंग, पिक्सार के जरिए एनिमेटेड मूवीज, आईपॉड से म्यूजिक, आईफोन से पूरी फोन इंडस्ट्री, आईपैड से टैबलेट कंप्यूटिंग, एप्पल स्टोर से रिटेल और डिजिटल पब्लिशिंग, इन 7 अलग अलग इंडस्ट्रीज को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। एक लाइफ टाइम में इतना ह्यूज इम्पैक्ट लाना ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल है। लेकिन जॉब्स खुद क्या मानते थे? उनके हिसाब से उनका अल्टीमेट क्रिएशन कोई एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं था, ना मैकिन्टॉश ना ही आईपैड। उनके लिए सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल अचीवमेंट था एप्पल खुद। एक ऐसी एंड्योरिंग कंपनी बिल्ड करना जिसके डीएनए में ही इनोवेशन हो, जो अपने फाउंडर के जाने के बाद भी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखे और हमेशा आगे बढ़ती रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, एक लेगेसी वही होती है जो आपके बाद भी जिंदा रहे। तो जैसे ही हमारा आज का ये एक्सप्लेनर खत्म होता है, हमें खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। अगर वो लोग जो दुनिया बदलने का पागलपन रखते हैं वही एक्चुअली दुनिया बदलते हैं, तो अगला इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए जिसे हम परस्यू करें? इन शॉर्ट, ट्रू इनोवेशन, हाई स्टैंडर्ड्स और सिंप्लिसिटी, यही वो कोर फॉर्मूला हैं जिन्हें अप्लाई करके हम अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही पावरफुल आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसे ज़रूर देखें। वहीं से आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बुकपीडिया के साथ।